बच्चे हमने जो हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज का नाम क्या है, जो आईसीएसई 10th क्लास की हिस्ट्री है, ठीक है। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी 10th क्लास की हिस्ट्री का सिलेबस है वो सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंटेंट देख लेते हैं बच्चे कि आईसीएसई 10th क्लास में कौन कौन से कंटेंट हिस्ट्री के हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले इसके जो लेसन है वो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो सेक्शन नंबर ए है इसमें सारा हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो सेक्शन नंबर बी है उसमें हम सिविक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि सेक्शन ए में हम कौन कौन से लेसन डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में बच्चे हम सबसे पहला चैप्टर जो हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट है, सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और इसकी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बना था इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी जो सेक्शन नंबर बी है बच्चे, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास 5 ही चैप्टर दे रखे हैं सिविक्स के। एक तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास यूनियन पार्लियामेंट है, सेकंड चैप्टर दे रखा है प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड चैप्टर दे रखा है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बाद दे रखा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, ये 5 लेसन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। चलो बच्चों देख लेते हैं चैप्टर नंबर, हम सबसे पहला देख लेते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर इसको 1857 का विद्रोह भी कह देते हैं, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट या फिर विद्रोह कह देते हैं, ठीक है। ये भी समझाऊंगा कि आपको यहाँ पे 1857 का विद्रोह क्यों कहते हैं, ठीक है, विद्रोह क्या होता है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, ताकि ये लेसन समझना आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता करना है कि ये 1947 से पहले क्या था ना, हमारे देश में क्या था, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना, वो जैसी आज है वैसी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था हमारे देश में कि 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारे देश में राजे राजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट के जैसे सिख यहाँ पे रूल हुआ करता था, ठीक है, सिख राजा हुआ करते थे यहाँ पे, होलकर्स राजा हुआ करते थे, मराठास रहते थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैसूर यहाँ पे किंग रहा करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे राजे रहते थे और वो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे राज किया करते थे, ठीक है। और आपस में क्या करते रहते थे, वो लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता लग गया कि 1947 से पहले हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे राजे रजवाड़े रहा करते थे और वो आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो आपस में ही लड़ते थे। ओके, प्रॉब्लम बच्चे तब स्टार्ट होना होती है जब यहाँ पे जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, जैसे कि यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ से ना ये कुछ बंदे जो आप इनको व्यापारी कह सकते हो ना, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी यूरोप से कुछ लोग क्या करते हैं, इंडिया में आना क्या स्टार्ट कर देते हैं। और किसके थ्रू, यहाँ पे समुद्र के थ्रू, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो ये कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सी रूट है, यानी ये यहाँ पे ये समुद्र के रास्ते इंडिया में आए थे, ठीक है। अभी पूछोगे सर सबसे पहले जो कौन सा बंदा था जो इंडिया में आया था, बच्चे सबसे पहला जो बंदा था ना यूरोप से जो इंडिया में आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। ये कब आया था, 1498 में आया था। और ये कौन सी प्लेस पे आया था, कैलीकट, ठीक है। बच्चे देख रहे हो अभी यहाँ पे इंडिया, ये यहाँ पे जो आज का हमारे पास केरला स्टेट है ना, केरला स्टेट में एक यहाँ पे प्लेस का नाम है जिसका नाम है कैलीकट, ठीक है। तो जो वास्को डी गामा था ना, ये पुर्तगाल से इंडिया में आया था समुद्र के थ्रू कैलीकट में, ठीक है। चलो अभी आप लोगों को पता ये लग गया कि यहाँ पे इंडिया में राजे रजवाड़े रहा करते थे और धीरे धीरे करके जो यूरोप से कुछ लोग थे वो चल के इंडिया में आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया समुद्र के थ्रू, ठीक है। तो बच्चे ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा ये अकेला ही आया था, ठीक है। इसके साथ में पूरी कंपनी आई थी जिसको हम पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। और ये 1498 में इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद बच्चे जब इन्होंने कुछ लोग और थे जो इनके पड़ोसी देश थे, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ठीक है, वहाँ पे कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उन्होंने भी इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। 1600 सेंचुरी में ये इंडिया में आए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे डच थे, ये भी यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्होंने इंडिया में आ दिया, ये 1602 में आए थे। फिर जो डेनिश थे, ठीक है, ये 1616 में आते हैं। फिर ये फ्रेंच थे, ठीक है, ये 1664 में इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बच्चे तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ पे इंडिया में राजे रजवाड़े हुआ करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तब होना स्टार्ट होती है जब
जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये दूसरे जो कंट्री से उनको हरा के ये पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेती है। जैसे कि कौन कौन से कंट्री थे, जैसे कि ये पोर्तुगीज को हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये डच को भी हरा देती है, ये डेनिश को भी हरा देते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच को भी हरा देते हैं। यानी एक ही कंपनी बचती है इंडिया में जो क्या करेगी, इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, और उसका नाम क्या है बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बच्चे ये लोग थे ना, ये कंपनियां थी इंडिया में आ रहे थे, ये सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या सोचा कि अगर हमने जो ये दूसरे देश है ना, जो पोर्तुगीज है, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, अगर इनको हमने इंडिया से नहीं भगाया ना, तो हमें जो प्रॉफिट है वो कम होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इनको जो इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाइयों में इनको हरा दिया, ठीक है। और लास्ट में कौन सी कंपनी जीत हासिल करती है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो अभी बच्चों क्या हो जाता है हमारे इंडिया पे, ठीक है, जो पूरा कब्जा किसका हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये कंपनी बच्चे क्या करती थी, प्रॉब्लम अभी चलो ये कंपनी आ तो गई थी, पहले इन्होंने ये ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने देखा ना ये कि यहाँ पे भारत की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, ठीक है, वीकनेसेस हैं, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इंडिया कंट्री है ना, वो यहाँ पे बांटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई राजा रहता है, ठीक है, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे राजपूत रहते थे, ठीक है, यहाँ पे कुलगर्स रहते हैं, यहाँ पे सिंधियास रहते हैं, मराठास रहते हैं, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो इंडिया है ना ये बांटा हुआ है, इनकी पावर भी बंटी हुई है, इन पे राज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या कर देते हैं, इन राजा को, कुछ राजा को अपनी साइड में करते हैं, ठीक है, कुछ के बीच में ये दुश्मनी बना देते हैं, ठीक है, दुश्मनी कायम कर देते हैं, राजों को एक दूसरे का ये क्या दुश्मन बना देते हैं, ठीक है, फिर इनको आपस में लड़वा देते हैं, और एट द एंड ये क्या करते हैं, पूरे इंडिया में अपना रूल, अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। कब्जा करने से बाद बच्चे प्रॉब्लम क्या आना स्टार्ट हो गई कि इन्होंने प्रॉफिट के लिए ना लोगों का शोषण करना स्टार्ट किया। शोषण कैसे, जैसे कि लोग थे ना उनको ये मारते थे, ठीक है, उनको उनके एरिया से भगा देते थे, उनकी जमीनें ये छीन लेते थे, ठीक है। और क्या थी, इनको टैक्स देना पड़ता था, लोगों को टैक्स भी बहुत ही ज्यादा देना पड़ता था, ठीक है। अभी सोचो कि बारिश नहीं होती थी तो तब इतने जो पानी पुनी के साधन थे नहीं, तो खेती वहां पे पहले कम हुआ करती थी, कम खेती हो रही है, तो अगर उससे भी ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश होती है, यानी लोगों की जो हालत थी ना वो बहुत ही ज्यादा, यानी बुरी हालत होनी स्टार्ट हो गई, किसके आने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना तब तक तो हमारी हालत है वो सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने उस लोगों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, अभी इंडिया के लोगों ने सोचा कि अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा के यहाँ पे इंडिया से भगा देते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग है ना ये इंडिया के, जब ये जागरूक होते हैं कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत से निकालनी है, ठीक है, तो उसी विद्रोह को कह देते हैं हम 1857 का विद्रोह कह देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रिटिशर्स कब आए थे, यहाँ पे 1600 सेंचुरी में, यानी इंडिया वालों ने कब जागना स्टार्ट किया, 1857 में, यानी 250 से ज्यादा साल ये राज किया, तब इंडिया वालों को पता लगा कि ये ब्रिटिशर्स है ना ये इनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पैसा ये इंग्लैंड में ले जा रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं ना वो भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तब ये लोग क्या करते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं, इनके साथ में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। इसी जो विद्रोह था ना 1857 का, इसी को बच्चे कह देते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे अभी आपको पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये 1857 का विद्रोह ना ये लड़ाई क्यों हुई थी, ठीक है। तो चलो बच्चे मैंने आपको ये बता दिया कि 1857 का विद्रोह क्या था, ठीक है। अभी इसके कारण देख लेते हैं कि ये हुआ क्यों था, ओके। इसके पीछे 5 कारण है। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस है, ठीक है, इससे सोशियो रिलीजियस कॉजेस हैं, फिर इकोनॉमिक कॉजेस हैं, ठीक है, फिर मिलिट्री कॉजेस हैं, फिर यहाँ पे इमीडिएट कॉजेस हैं, ठीक है। ये सारे जो बच्चे कारण दे रखे हैं 1857 का विद्रोह के दे रखे हैं, ठीक है। और हर एक जो कॉजेस है उसको मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है बच्चे। पॉलिटिकल कॉजेस जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिक्स, जैसे कि राजे थे ना यहाँ पे इंडिया में रहा करते थे, उनको ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मार के भगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनका राज्य छीन लिया, तो ये पॉलिटिकल कॉज बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस कॉजेस में जैसे कि जो पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में आए थे ना, तब ये हमारे जो रिलीजन था, जो हमारे यहाँ पे जितने भी धार्मिक यहाँ पे टेम्पल हुआ करते, चर्चेस हुआ करती थी, तब ये रिलीजन में इतना खास इंटरफेरेंस नहीं करते थे, ठीक है। जब इन्होंने इंडिया में पूरा कब्जा कर लिया, धीरे धीरे करके इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे हमारा जो रिलीजन था ना बच्चे, उसमें इन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि इन्होंने टेंपल पे या फिर जो चर्चेस होती थी उन पे इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
और इकोनॉमिक कॉजेस में बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक कॉजेस में कि जो पैसे के रिलेटेड हम रीजन्स थे, ठीक है, जैसे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये क्या कर रहे थे कि जो इंडिया का पैसा है ना ये, ठीक है, ये इंडिया से कहाँ पे ले जा रहे थे, ये इंडिया से इंग्लैंड में ले जा रहे थे, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पे इकोनॉमिक कॉजेस आते हैं। फिर बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलिट्री कॉजेस में हम डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पे जो इंडिया के जो लोग थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के लिए जो मिलिट्री में काम किया करते थे वो कैसे इनके खिलाफ हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा कि जो जो यहाँ पे मिलिट्री में काम करते थे ना, जो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया के लोग, ठीक है, उनको एक तो सैलरी बहुत ही कम दी जाती थी, ठीक है। हालांकि वो जितने मर्जी एबल लोग थे, जितने, ठीक है, तो उनको सैलरी बहुत ही ज़्यादा, यानी सूबेदार की नौकरी से बढ़कर नौकरी उनको नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कारण बना कि इसका मिलिट्री कॉलेज का। और फिर इमीडिएट कॉजेस है, जो इमीडिएट कॉजेस इसमें बताऊंगा कि एनफील्ड राइफल के बारे में, ठीक है। ये इमीडिएट कॉजेस क्या था बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक यहाँ पे वो 1856 में यहाँ पे नई वो राइफल लेके आते हैं जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल था, ठीक है। तो एनफील्ड राइफल क्या बनती है, ये इमीडिएट कॉज बनती है, ठीक है। तो बच्चे ये 5 कारण है, 5 कारण हम अभी पूरी डिटेल में साथ में डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहला जो कारण पढ़ते हैं कि ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, वो है पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। चलो पहला कारण देखते हैं बच्चे। ये पॉलिटिकल कॉजेस है ना, जो फर्स्ट कारण था, इसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें भी फर्दर ये चार कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, सबसे पहले तो उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपनाई, ठीक है। यानी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन बच्चे क्या होती है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, पहले ये सपोज करो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये पहले हमारे इंडिया में ना इन्होंने एक कंपनी लगाई थी, ठीक है, यानी सूरत में इन्होंने पहले गुजरात में एक कंपनी लगाई थी। फिर इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके ना इन्होंने अपना एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर ये यहाँ पे फैल गए, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे इंडिया पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी थी बच्चे, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट यहाँ बताने वाला हूँ कि ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में कौन कौन सी आगे इन्होंने मेथड यूज किए थे, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह कौन था, यहाँ पे इन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, कैसे की थी, ये बताऊंगा आपको मैं। फिर बताऊंगा कि ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो चलो बच्चों, हमने जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा गया है। सबसे पहले बच्चे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे हमें जो 1857 का विद्रोह है वो क्या है, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे अभी क्या कर दिया, जो ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये 1857 का विद्रोह क्या हुआ था, ठीक है, उसके 5 कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था, पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहला कारण, उसमें भी पहला कारण क्या था बच्चे, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी अपना एरिया इन्होंने कौन कौन से तरीकों से बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बता के हटा हूँ कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने सबसे पहले एक कंपनी लगाई थी, लेकिन कंपनी लगाने के बाद इन्होंने पूरे इंडिया पे कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। ऐसे कौन कौन से इन्होंने मेथड अपनाया कि जिससे इन्होंने ये पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। सबसे पहला जो बच्चे मेथड था वो था आउटराइट वार, ठीक है। आउटराइट वार का मतलब ये था कि बच्चे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, ये सूरत में कंपनी लगाई थी, तब ये ना इंडिया में परमिशन लेते थे कि सर हमने कंपनी लगानी है इंडिया में, क्या हम कंपनी ये यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब इनको परमिशन मिल जाए तब ये कंपनी लगा देते। लेकिन धीरे धीरे करके जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो राजी है ना वो उनके बीच में बनती नहीं है और हम क्या करते हैं, इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कि डिफरेंट राजाओं के साथ में अभी डायरेक्ट लड़ाई लेना स्टार्ट कर दिया, यानी डायरेक्ट वॉर इनके साथ में लड़ाइयाँ लड़ना स्टार्ट कर दिया। किसके साथ में, जो हमारे कंट्री के राजे रजवाड़े थे, ठीक है, उसको कहते हैं आउटराइट वार, ठीक है। इसमें मैं बच्चे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, ब्रिटिशर्स लड़ते हैं हमारे किंग के साथ में, ठीक है। एक तो ये मेथड अपनाते हैं यहाँ पे पॉलिसी, यानी अपना एरिया बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो तरीका कौन सा बनाते हैं कि राजे रजवाड़ों के साथ में डायरेक्ट फाइट करो, ठीक है। दूसरा जो कारण बनता है कि जो इन्होंने अपना एरिया कैसे एक्सपेंड किया वो है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। बच्चे सब्सिडरी अलायंस क्या है कि इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्सिडरी अलायंस में आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब बच्चे क्या है कि ये ना राजे रजवाड़ों के साथ में समझौता कर लेते थे, ठीक है, कि आपको ना हमारी ये शर्तें माननी है, ठीक है। अगर आप ये हमारी शर्तें मानोगे ना तो हम जो आपका ये जो राज्य है ना तो आप चला सकते हो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब्सिडरी अलायंस था
पूरी डिटेल में आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ठीक है, ये भी मेथड इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने अपनाया, किसके लिए अपनाया, यानी पूरे इंडिया पे कब्जे करने के लिए, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बच्चे क्या था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी ये ब्रिटिशर्स की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि सपोज करो किसी जो माँ बाप हैं, ठीक है, मान लो ये पेरेंट्स हैं कोई, ठीक है, पेरेंट्स हैं, अगर इन पेरेंट्स के पास मान लो कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, यानी इनके कोई बच्चे नहीं है, ठीक है, अगर इनके पास कोई बच्चे नहीं है ना, ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहोगे सर अगर ये कोई मान लो कोई सन वगैरह, यानी कोई जो अगर ये कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं यानी गोद ले लेते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी इनको नहीं मिलेगी? नहीं। तो यही थी क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी बच्चे, सपोज करो अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं है, ठीक है, अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करता भी है, तो जो वो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो क्या था, उसकी प्रॉपर्टी का के मालिक नहीं बन सकता था, ठीक है। तो ये पूरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और चौथा कारण क्या था, ऑन द प्रीटेक्स ऑफ अलेस्ड मिस रूल, ठीक है। बच्चे ये जो पॉलिसी थी ना कि जो कब्जा करने की, ये मिस रूल वाली, इसमें ऐसा होता था, सपोज करो बच्चे कि यहाँ पे ना कोई यहाँ पे राज्य है, ठीक है, यहाँ पे कोई राजा रहता है जिसका नाम मान लो कि बहादुर शाही है, ठीक है। अगर सपोज करो कि बहादुर शाह है, ठीक है, अगर वो अच्छी तरह से रूल नहीं कर रहा है, मान लो अच्छी तरह से अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चला रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से अपना राज्य नहीं देख रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस पूरे जो राज्य थे ना उस पे अपना कब्जा कर लेते थे, ठीक है। क्या बहाना क्या लगाते थे कि यहाँ पे आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप राज्य आपसे नहीं संभल रहा है, तो इसलिए हम अब कौन कौन संभालेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ये राज्य संभालेगी, ठीक है। तो यही जो पॉलिसी थी उसका नाम क्या था, अलेस्ड मिस रूल, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चे मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में, ठीक है। तो अभी तक बच्चे हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो 1857 का विद्रोह है ये क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है। बहुत सारे कारण मैंने आपको बताया कि जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस हैं, ठीक है। और अभी हम कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे हम, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी अपना एरिया ब्रिटिशर्स ने कैसे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो ये आउटराइट वार के बारे में बता दिया मैंने कि अपना एरिया उन्होंने कैसे बढ़ाया। सबसे पहले उनके साथ डायरेक्ट लड़ाइयाँ लड़नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर सब्सिडरी अलायंस, यानी कोई उनके साथ समझौता कर लिया कि आपको हमारी शर्तें मानी, अगर आपको ये शर्तें नहीं मानी तो आपका जो राज्य है हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी किसके पास जाती थी, ब्रिटिशर्स के पास जाती थी, ठीक है। और ये मिस रूल वाला क्या था, मान लो कोई राज्य है किसी राज्य से नहीं चल रहा है, ठीक है, हालांकि ये बहाना था, ठीक है, लेकिन जो रियल मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कब्जा करना है, ठीक है। तो ये भी मैं पॉइंट आपके साथ में पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। तो बच्चे यहाँ पे आप जैसे कि हमने देखा कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हमने पहले देखा था आउटराइट वॉर के बारे में, ठीक है, यानी डायरेक्ट फाइट। अभी देखो कौन कौन सी फाइटें जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने लड़ी, ठीक है बच्चे। एक तो ये बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। ये इस बैटल के बारे में आपको इतना खास नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये बैटल ऑफ ये बक्सर होती है ना, इस एरिया में होती है, जो बंगाल वाला एरिया होता है, बिहार वाला एरिया होता है, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ना जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ठीक है, यानी इस एरिया पे पूरी तरीके से उनका कब्जा हो गया था, यहाँ बंगाल वाला, बिहार वाला और उड़ीसा वाला एरिया पे, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं बच्चे, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ये एंग्लो मैसूर वॉर, यानी जो मैसूर किंगडम था, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पूरा उस टाइम पे ना मैसूर किंगडम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ का ये मैसूर किंगडम यानी टिप्पू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली शाह यहाँ पे रूल किया करते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने इनके साथ में फाइट की और इनको भी हरा दिया, यहाँ पे भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर ये एंग्लो मराठा वार होती है ना, एंग्लो मराठा वार जो 1817 से लेकर 1800 ईस्वी तक होती है। ये बच्चे ये मराठास का किंगडम था, है ना, तो ये मराठास का किंगडम एरिया देख सकते हो आप। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको भी हरा दिया और यहाँ पे भी क्या कर लिया, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। फिर आती है सिखों की बारी, ठीक है, हालांकि जो सिखों ने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो सिखों को ये हरा देते हैं, ठीक है। और ये सिखों का ये किंगडम होता है ना ये वाला, तो इस पे भी क्या कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला बच्चे जो मेथड था ना कि ये डायरेक्ट अभी इन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया हमारे राजे रजवाड़ों के साथ में, इसी मेथड को बच्चे हम कहते हैं आउटराइट वॉर, ठीक है। चलो
अभी आपने देख लिया कि ये इन्होंने धीरे धीरे करके क्या कर दिया बच्चे, इन्होंने धीरे धीरे करके कि डायरेक्ट फाइट करके ना पूरे इंडिया पे इन्होंने अभी अभी क्या कर लिया, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और ये काफी ज्यादा इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, यानी इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इसी मेथड को क्या कहते हैं, आउटराइट वॉर के बारे में। दूसरा बच्चे ये जो हमारे इन्होंने जो अपना एरिया था वो कैसे फैलाया, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अभी सब्सिडरी अलायंस बच्चे ये सबसे पहले याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी अलायंस कौन इंट्रोड्यूस करता है। जो ये लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे इंडिया में उस टाइम के क्या थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कौन सी पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। बच्चे ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, यानी ये एक ना ये एक एग्रीमेंट था, है ना। एग्रीमेंट किसके बीच था, सबसे पहले तो पढ़ लेना कि एग्रीमेंट था ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडिया में जो राजे रजवाड़े रहा करते थे, ठीक है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, जो राजे रजवाड़े थे ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ब्रिटिशर्स थे जो, उन्होंने कहा कि आपको ना ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम मानना पड़ेगा। सुप्रीम मानना कैसे पड़ेगा कि जैसे कि आप ये नहीं हो कि आप आपस में यानी आप लड़ रहे हो, ठीक है, और आप दूसरे का एरिया क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरे के एरिया पे कब्जा कर सकते हो, ठीक है, नहीं। तो अगर आप वो फाइट कर रहे हो ना, तो वो फाइट आपको किससे पूछ के करनी पड़ेगी बच्चा, ब्रिटिशर से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से, बिना पूछे आप कुछ नहीं कर सकते हो। और यानी आपको सुप्रीम किसको मानना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इससे बिना पूछे आप कोई काम नहीं करोगे। इसके बाद और क्या शर्त रखी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे राजाओं के सामने, एक अलायंस एंड वुड नॉट वेज वॉर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे डिफरेंट किंग है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अवध है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अवध है ना, यहाँ पे गायकवाड़ है, यहाँ पे सिंधियास है, यहाँ पे पेशवास है, हैदराबाद है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट के जो राजा थे ना, ये क्या करेंगे, ये ब्रिटिशर्स के साथ में कभी भी फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये फाइट करेंगे ना तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इनके एरिया पे कब्जा करेगी और इनको यहाँ से भगा देगी, ठीक है। तो एक ये जो एग्रीमेंट था, एक ये शर्त रखी थी कि ये ब्रिटिशर्स के साथ कभी नहीं लड़ेंगे। तीसरी चीज जो ब्रिटिशर्स जो ये शर्त रखते हैं इनके सामने, जो हमारे राजा रजवाड़े थे, कि ये जो अपने जो राजा रजवाड़े थे ना, सपोज करो यहाँ पे अवध है, ठीक है, यहाँ पर कोई किंग है, मान लो आदिल अली शाह यहाँ पे किंग है, ठीक है। तो जो इनका जो यहाँ पे राज्य है ना, इसमें जो ये कुछ बंदे रखेंगे, है ना, कुछ बंदे ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे ब्रिटेन से, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने बंदे होंगे। बंदे ये किसके होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। रहेंगे यहाँ पे जो राजे रजवाड़े उनके दरबार में, सैलरी कौन पे करेगा, राजे रजवाड़े, ठीक है। तो एक तो ये शर्त मान, तीसरी शर्त थी, ठीक है। और बच्चे जो ये सब्सिडी अलायंस था ना, आप देख रहे हो यहाँ पे कि सब्सिडी अलायंस जो एग्रीमेंट है, इसी एग्रीमेंट के थ्रू थे, ये क्या था कि जो राजे रजवाड़े थे ना, इन्होंने जो अपनी आज़ादी थी ना, वो यहाँ पे वो लॉस्ट कर चुके थे, लूज कर चुके थे, ठीक है। कैसे, जैसे कि वो किसी के साथ में कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। मान लो कि उनको कोई यूरोप से कोई और भी बंदा आता है, कोई और भी कंपनी आती है, उनके साथ में वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। या फिर जो आपस में वो फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी ब्रिटिशर्स का विद्रोह नहीं करेंगे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उन पर रूल कर रही है ना, उनका जो एरिया हथियाने की कोशिश कर रही है, इनके साथ में कभी फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या था कि ये जो उनको अपने दरबार में ट्रूप रखने होंगे, यानी ये अपने एरिया में मिलिट्री रखेंगे। ये मिलिट्री के बंदे कहाँ से आएंगे, ब्रिटेन से आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे होंगे। लेकिन सैलरी कौन पे करेगा, जो भी राजा का दरबार होगा वो यहाँ पे सैलरी पे करेगा, ठीक है। तो यही बच्चे क्या था, सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है। इस सब्सिडरी अलायंस यानी जो एग्रीमेंट था ना, ये ब्रिटिशर्स और जो राजाओं के बीच में, इस एग्रीमेंट का नुकसान किसको हुआ, ये जो राजा रजवाड़े थे ना, है ना, इनको हुआ। यानी ये अपनी जो इंडिपेंडेंस थी ना, आज़ादी थी, उन्होंने ये बिल्कुल लॉस कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि सारे जो राइट थे, सारे जो अधिकार थे वो किसके पास में आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन बच्चे एक और आता है यहाँ पे कि जो ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है, यानी सबसे पहले एग्रीमेंट किया सब्सिडरी अलायंस के अंडर। सबसे पहले बच्चे अवध था, है ना, फिर यहाँ पे गायकवाड़ थे, सिंधियास थे, है ना, इन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया। पेशवास थे, इन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया। हैदराबाद ने भी एग्रीमेंट किया, मैसूर ने भी एग्रीमेंट किया, ठीक है। तंजौर था, इन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे करके यहाँ पे एग्रीमेंट किया, किनके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, है ना। तो सबसे पहले बच्चे इस हमने जो ये स्लाइड है इसमें आपने सीखा कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ना, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड वेलेस्ली इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। सब्सिडरी अलायंस में क्या था, ये सारी शर्तें जो राजे रजवाड़े थे इनको माननी होंगी, है ना। तो यही था क्या, सब्सिडरी अलायंस, ओके।
बच्चे जो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलिटिकल कोर्स में हम पढ़ रहे हैं ना, आपको पता ही है कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में सबसे पहले हमने देख लिया कि आउटराइट वार के बारे में देख लिया कि डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स ने, किसके साथ में, हमारे जो किंग है। सब्सिडरी अलायंस अभी आपको बता के हटाऊंगी सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ना। अभी पढ़ाऊंगा आपको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है, ठीक है बच्चे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये एक ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है। ये सबसे पहले याद रखना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ये जो पॉलिसी है कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो यहाँ से स्पेलिंग थोड़े दिख नहीं रहे होंगे आपको, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ना, ये पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, लॉर्ड डलहौजी। इसको क्या करते हैं बच्चे, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बच्चे। यहाँ पे ना एक यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, यानी एक एरिया था जिसका नाम क्या था, झांसी, ठीक है। झांसी स्टेट था। और यहाँ पे ना इनके जो रानी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। बच्चे रानी लक्ष्मीबाई, इसके हस्बैंड का नाम था यहाँ पे महाराजा गंगाधर राव, ठीक है। तो अभी तक आपको पता लग गया कि बच्चे यहाँ पे एक स्टेट था जिसका नाम क्या था, झांसी, जो कि आज मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे एक रानी रहा करती थी लक्ष्मीबाई, इसके हस्बैंड का नाम क्या था, गंगाधर, ठीक है। बच्चे इनका ना अपना कोई मतलब औलाद नहीं थी, है ना, इनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि अगर हमारे बच्चे नहीं है तो हम, इन्होंने एक ना एक मतलब कह सकते हो कि बेटा इन्होंने एक अडॉप्ट किया, बेटा गोद लिया, ठीक है, जिसका नाम क्या था बच्चे, आनंद राव, ठीक है। यानी ये क्या करते, ये आनंद राव एक बेटा था जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। हालांकि इनका बेटा नहीं था लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। लेकिन होता क्या है बच्चे, जो रानी लक्ष्मीबाई होती है ना, रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रॉपर्टी थी ना, वो सारी की सारी छीनने की कोशिश कौन करते हैं, ये ब्रिटिशर्स करते हैं ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या करती है, इनकी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करती है। क्यों, बहाना बनाते हैं कि आपकी कोई औलाद नहीं है, ठीक है। और ये हमारी पॉलिसी है कि जिसकी कोई औलाद नहीं ना होती, वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी किसके पास में जाती है, उसकी प्रॉपर्टी जाती है ब्रिटिशर्स के पास में, ठीक है। तो ये देखती है कि मेरा तो ऐसे ऐसे तो फिर मेरा किंगडम भी चले जाएगा, ठीक है। जो मेरा राज्य है जहाँ पे मैं अभी रानी हूँ जिस राज्य की, तो मेरा तो वो भी राज्य चला जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे करके क्या कर देती है, ये जो रानी लक्ष्मीबाई होती है ना, ये भी किसके अगेंस्ट हो जाती है, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बच्चे ये क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बच्चे ये पॉलिसी थी, याद रखना है ना। पॉलिसी क्या थी कि मान लो किसी जो पेरेंट्स हैं उनकी औलाद नहीं है, अगर वो कोई उनकी औलाद नहीं है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, सीधी ब्रिटिशर्स उसके मालिक होंगे, बस इतना याद रख लो, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना कि रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी में रहती थी, उनका कोई अपना यहाँ पे बच्चा नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जिसका नाम क्या था, आनंद राव, ठीक है। और ये जो इन्होंने अडॉप्ट किया था ना, इस बच्चे को ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये तो कहते हैं कि ये तो आपका बेटा नहीं है ना, ये तो आपने अडॉप्ट किया हुआ है। इसीलिए जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, उसका मालिक कौन ही बन सकता है, ये आपका बेटा आनंद राव आपका मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। इसीलिए जो आपकी प्रॉपर्टी है, कौन हकदार है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी हकदार है, ठीक है। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं यहाँ पे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ना, ऐसे कौन कौन से राज्य थे, है ना, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ये एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो उनके साथ में उनको एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चे राज्य था झांसी, ठीक है। झांसी की एग्जांपल ले देना कि झांसी भी अडॉप्ट करता है किसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। फिर यहाँ पे जबलपुर है, ठीक है, अवध हो गया, यहाँ पे उदयपुर है, नागपुर है, ठीक है, सतारा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बगट है, ठीक है। तो ये सारे जो मैं आपको यहाँ पे रेड डॉट लगा रखे हैं ना, तो ये सारे एरिया क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं किस पॉलिसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि आपने पढ़ लिया कि जो पॉलिटिकल कोर्स में हमने पढ़ा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है, कि सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सीधी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे राज्य रजवाड़ों के साथ में, जिसको क्या कहते हैं, आउटराइट वॉर कहते हैं। फिर ये सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं ना, इस जो पॉलिसी थी इसके थ्रू बहुत सारे एरिया ये कब्जा कर लेते हैं ना। और कुछ बचा कुचा एरिया था वो किससे ये कब्जा कर लेते हैं, जो बहाना बनाते हैं किसका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, ठीक है। तो जो ये सारे कारण किसके थे, अपना एरिया बढ़ाने के कारण थे, यानी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, ठीक है। अभी बच्चे जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में अभी हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिसरूल, ठीक है। तो बच्चे ये भी जो पॉलिसी थी ना मिसरूल वाली, ये भी किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, याद रख लेना बच्चे। जिसने ना हमारे पास ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी ना गवर्नर जनरल ने, तो वही
किसकी कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है, वही इंट्रोड्यूस करता है हमारे पास मिस रूल वाली, अलेज्ड मिस रूल। ठीक है, सबसे पहले बच्चे ये सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अलेज्ड मिस रूल है क्या था। ठीक है, तो बच्चे आपको मैं थोड़ा ना यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज करो अगर आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे इंडिया के बारे में बताऊँ, अगर आप ये एग्जांपल याद रखनी है। मान लो कि आज यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, अभी बीजेपी पूरे इंडिया को चलाती है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में बच्चे किसकी यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी, महाराष्ट्र का एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करो यहाँ पे महाराष्ट्र के एरिया में गवर्नमेंट किसकी बनती है, किसी और, मान लो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन जो बीजेपी होती है, बीजेपी क्या सोचती है कि बाकी पूरा एरिया तो हमारे कब्जे में आ गया, लेकिन जो महाराष्ट्र का एरिया है ना, ये किसके अंडर में है, कांग्रेस के अंडर में है ना। तो बीजेपी क्या करेगी, किसी ना किसी तरीके से ना इस महाराष्ट्र को ना हथियाने की कोशिश करेगी, यानी ये भी बीजेपी क्या करेगी, यहाँ पे भी रूल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अभी मान लो कि बीजेपी बहाना बनाती है कि ये कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए है ना, कांग्रेस यहाँ पे अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रही है। ठीक है, इनसे महाराष्ट्र नहीं संभल पा रहा है, यहाँ पे शांति नहीं है, यहाँ पे दंगे हो रही हैं, फसाद हो रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी ये सारे बहाने बनाएगी और धीरे धीरे करके क्या कर लेती है, ये महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेती है। ठीक है, तो यही था बच्चे क्या, अलेज्ड मिस रूल। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो भी राजे रजवाड़ों को यही बहाना बनाते थे कि आप यहाँ पे सपोज करो अवध है। ठीक है, ये एरिया आपसे नहीं संभल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस एरिया पे कौन कब्जा करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चे जो राज्य थे ना, जो अलेज्ड मिस रूल जिन्होंने अडॉप्ट किया था, यानी जो इसके बहाने जो ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया था, उसका नाम है अवध है। ठीक है, ये अवध आप देख लेते हो, यहाँ पे अवध आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ना, ये येलो कलर में, ये अवध का एरिया है। ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे जो राजे रहा करते थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ये यहाँ पे किंग थे। तो ब्रिटिशर्स ने बहाना किया कि वाजिद अली शाह के आपसे ये राज्य नहीं संभल रहा है। ठीक है, यहाँ पे शांति नहीं है, मानो दंगे फसाद हो रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे अभी कब्जा कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि यहाँ पे आती है ना, फिर यहाँ पे अवध में कौन सा बहाना बना के, मिस रूल। ठीक है, अभी तो देखो पहले यहाँ पे वाजिद अली शाह का यहाँ पे कब्जा था, फिर धीरे धीरे कर कंपनी यहाँ पे क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। इसके साथ में क्या होता है बच्चे, ये टैक्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो फूड होती है उस पर टैक्स लगा देते हैं, है ना, जो हाउस होती है उस पर टैक्स लगा देते हो। यार आप गरीब बंदे पे इतने सारे टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, उसकी तो कोई इनकम ही नहीं है, तो इसलिए वो तो क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, है ना, उनकी हालत तो और बदतर से बदतर हो जाएगी। तो ये सारे बच्चे क्या थे, ये सारे बहाने थे किसके, ब्रिटिशर्स के। ठीक है, और इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, अलेज्ड मिस रूल कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कोर्स में फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, उसमें 4 कारण पड़े। सबसे पहले आउटराइट वॉर पड़ा कि डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया हमारे राज्यों के साथ में। फिर सब्सिडी अलायंस के बारे में बताया मैंने आपको। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आप पूरी तरह समझ चुके हो। ठीक है, फिर जो चौथा कारण था ये अलेज्ड मिस रूल वाला, ये भी आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अभी बच्चे पॉलिटिकल कॉजेस थे ना यहाँ पे, है ना, उसमें ये दूसरा कारण था, वो था डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह। ठीक है, अभी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हम ये सारा पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पीछे रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बहादुर शाह के बारे में बता देता हूँ। बहादुर शाह वैसे सेकंड थे ये। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप राइट कर लेना, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो भी बच्चे ये बहादुर शाह हैं। ठीक है, और ये इनकी वाइफ है जिसका नाम क्या है, जीनत महल। ठीक है, ये रहा कहाँ करते हैं, दिल्ली में जो आप रेड फोर्ट है ना, यहाँ पे 15 अगस्त के दिन जो फ्लैग है उसको यहाँ पे फहराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राजा रहा करता था कौन, बहादुर शाह सेकंड, और इसकी वाइफ कौन थी, जीनत महल। ठीक है, तो बच्चे प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि जो आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा इंडिया पे, ठीक है, धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया था। कब्जा किन्होंने कर लिया था यहाँ पे, कब्जा कर लिया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और अगर पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था तो जो दिल्ली वाला एरिया था ना, दिल्ली पे भी किसका कब्जा हो गया था, दिल्ली पे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ का जो राजा था ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहादुर शाह, है ना,
ये जो राज्य था इन्होंने थोड़े से इसको ना राइट दे रखे थे जो बहादुर शाह को, चलो ठीक है राजा रहोगे आप, ठीक है, क्योंकि मेन पावर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, फिर भी इसको जो आप कह सकते हो कि नाम के लिए ही राजा बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड को दिल्ली में रेड फोर्ट में रहता था, ठीक है। फिर ये कि बंदा क्या करता था, जो बहादुर शाह था ना, इसको पेंशन मिला करती थी ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिश क्या करते थे, इसको पेंशन दिया करते थे, भाई सारी शक्तियां हमारे पास में है, ठीक है, आप सिर्फ नाम के ही राजा हो, बाकी सारी पावर हमारे पास में है, ठीक है। ये पेंशन लिया करता था, ठीक है। फिर बच्चे क्या किया कि जो यहाँ पे नए यहाँ पे गवर्नर जनरल आते हैं 1849 में, जिसका नाम क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये क्या करते हैं बेचारे, इसके राजा को ना, जो बहादुर शाह सेकंड था, इसको कहते हैं भाई आपको अभी रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा और आपको कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार आई होप कि तो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि आप यहाँ पे ये रेड फोर्ट छोड़ दो, यानी ये आप इस राजा को कह रहे हैं, जो इनका घर है ना, जो महल है इनका, उसको कह रहे हैं कि अभी अपने महल को छोड़ के ना कहाँ पे चले जाओ, कुतुब मीनार में चले जाओ, ठीक है। एक तो देखो ये भी इसकी बेइज्जती होगी बेचारे की, है ना, इसको रेड फोर्ट छोड़ के कहाँ पे कुतुब मीनार जाना पड़ गया। दूसरा क्या था बच्चे, एक और यहाँ पे फिर गवर्नर जनरल आते हैं 1856 में, जिसका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग होता है, ठीक है। और ये और भी हद तब करते हैं जब ये कहते हैं कि भाई जो बहादुर शाह ना, जो आपके बच्चे होंगे ना, जैसे अभी आपका नाम क्या है, महाराजा बहादुर शाह है, ठीक है। तो जो टाइटल है ना महाराजा का, राजा का जो टाइटल है, आपके बच्चे वो टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि इसका जो बच्चा है उसका नाम एक्स है, ठीक है, तो ये महाराजा एक्स नहीं कहलाएगा, यानी जो महाराजा का टाइटल था ना, उसके बच्चे यूज नहीं कर सकते थे ना। तो जो बेचारे की कितनी बेइज्जती होगी। और जो यहाँ पे ये मुगल्स थे ना, ये इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है, इस्लाम को। तो जितने भी इंडिया में ना जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी है ना, वो सारी की सारी खिलाफ हो जाती है, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, क्योंकि इनकी जो राजा था बेचारा, जो बहादुर शाह, की बेइज्जती हो जाती है। तो जो लोग सोच रहे थे कि इसमें तो हमारी बेइज्जती है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। और किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़के, ठीक है। तो चलो अभी आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह, इसकी बेइज्जती की, ये भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों पॉलिटिकल कॉजेस में, है ना, थर्ड जो हमारे पास रीजन है, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब, है ना। ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। जो बहादुर शाह की बेइज्जती की थी ये भी पढ़ा चुका हूँ। और ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे जो ये नाना साहिब थे ना, है ना, ये कानपुर वगैरह एरिया में यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, ये पुणे वाले एरिया में, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे रहा करते थे। और इनकी जो ये सन था, किसका सन था, ये बाजीराव सेकंड था ना बच्चे, उनका क्या था, ये सन था, कौन, जो नाना साहिब, है ना। नाना साहब के पिता का क्या नाम था, बाजीराव, ओके। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे बच्चे, ये पेंशन देते थे, किसको पेंशन देते थे, ये बाजीराव सेकंड को, क्योंकि जो राज्य रजवाड़े थे उनको तो भगा के इन्होंने भगा दिया था, लेकिन बेचारे नाम के राज्य बने थे, फिर भी उनको पेंशन वगैरह कौन दिया करते थे, ब्रिटिशर्स दिया करते थे, ठीक है। यानी बाजीराव को पेंशन कौन दिया करते थे, ब्रिटिशर्स। अभी बाजीराव का बेटा कौन था, नाना साहिब, ये अडॉप्टेड सन था, वैसे ही जैसे कि केस था रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, अपना बेटा इनका नहीं था, अडॉप्टेड सन था। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, ये जो नाना साहिब था ना, इनको पेंशन देने से मना कर दिया। भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर आप जो नाना साहिब है, अगर आप इसके फादर को पेंशन दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बेटे को मना कर रहे हो, तो ये बेटा तो आपके खिलाफ लड़ेगा ना, ठीक है। तो यही कारण बनता है कि नाना साहिब किसके खिलाफ हो जाता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके खिलाफ हो जाता है, ठीक है। और एक और भी जो ये नाना साहिब है ना, इनको ये भी कहा जाता है कि भाई अभी आप पुणे में रहते हो ना, पूरा पुणे छोड़ के अभी आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है आपको, जो आपके फादर साहब को मिलने वाली थी। आप यहाँ पे अभी क्या करो, ये पुणे छोड़ के आपका कानपुर चले जाओ, ठीक है। और ये कानपुर में क्या होते हैं, वहाँ पे ये ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काता है, और यहाँ पे जो 1857 विद्रोह होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे मैंने बता दिया आपको कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ा चुका हूँ, डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह, ठीक है। और ट्रीटमेंट, नाना साहिब को ट्रीटमेंट कैसे दिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अभी बच्चे पॉलिटिकल कॉजेस में, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, हम ये पढ़ चुके हैं बहादुर शाह को कैसा ट्रीटमेंट दिया, नाना साहिब को कैसा ट्रीटमेंट दिया, अभी पढ़ा के आता हूँ, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये लास्ट कारण है, एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है।
बच्चे ये सिंपल इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा ये इंडिया है ना, ये सोच देख रहे हो यहाँ पे राज्य रजवाड़े रहा करते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुगल रहा करते थे, ठीक है। मुगल तो बाद में आए, पहले यहाँ पे राजे रजवाड़े रहा करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे होलकर्स अलग से रह रहे हैं, ठीक है, सिख अलग से रह रहे हैं, ठीक है। और ऊपर सेंटर में किसका रूल है, मुगल्स रहा करते थे, ठीक है। बच्चे जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ना यहाँ पे इंडिया पे किसका रूल हुआ करता था, मुगल्स का रूल हुआ करता था, ठीक है। मुगल जो कि ये सेंट्रल इंडिया से आए थे। तो जो मुगल्स थे ना, या जैसे कि बाबर हो गया, ठीक है, हुमायूं हो गया, शाहजहां हो गया, ये सारे मुगल्स थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया का पैसा था ना उसको ये कहाँ पे लेके गए हो, मतलब सेंट्रल इंडिया में पहुंचाया हो, ठीक है। हालांकि ये क्या किया इन्होंने, ये इंडिया में रहे, इंडिया के लोगों के साथ में रहे, इंडिया का इन्होंने पैसा यूज किया और इंडिया में ही इन्होंने भलाई के काम किया, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये क्या कर रहे हैं, अभी ये बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, ये इंडिया में आए, इंडिया को इन्होंने लूटा, इंडिया का सोना चांदी जितना भी था, स्पाइसेस वगैरह थे, है ना, जितना, ये सारे के सारे इन्होंने कहाँ पे ले जाना स्टार्ट कर दिया, यानी इंग्लैंड ले जाना स्टार्ट कर दिया, है ना। भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, इंडिया की प्रॉपर्टी, ठीक है, आप इंडिया को लूट रहे हो, यहाँ पे इंडिया के लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, ठीक है। आप सोना चांदी लूट रहे हो, आप यहाँ पे इतने इतने गरीब बंदों से टैक्स ले रहे हो, ठीक है, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, आप उनको लूट रहे हो, और वो सारा पैसा कहाँ पे लेके जा रहे हो, ये ब्रिटेन में लेके जा रहे हो। तो ये जो बात है ना, ये हमारे ये इंडियंस होते हैं, इनको ये हजम नहीं होती है, ठीक है। और ये इसीलिए सोचते हैं कि हमारे बिना, ये जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है इंग्लैंड, ये बैठ के हमारे पर राज कर रहा है। तो ऐसा ये राज्य हमें को क्या नहीं है, ये मंजूर नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो राज्य है ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम उखाड़ेंगे, ठीक है, उखाड़ के फेंक देंगे इसको, ठीक है। अभी बहुत हो चुका है इनका, जो ये बहाने बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमें लूट रहे हैं, ये तो सारे की सारी जो हमारी जो वेल्थ है, जो सोना चांदी है, तो लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, यानी जो उनकी ये रह कहीं पे रहे हैं, रूल कहीं पे कर रहे हैं, है ना, यानी ये इंडिया में एबसेंट है, यानी इंडिया में उन्होंने एजेंट भेजे हुए हैं, जो कि क्या करो, इंडिया के लोगों को शोषण करो और पैसा लूट के आओ, ठीक है। तो यही बच्चे क्या थी यहाँ पे, एब्सेंटी सॉवरेनिटी, है ना। तो अगर किसी को नहीं समझ में आई है, मैं एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब ये था कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, बहुत ही कम रह रहे थे, लेकिन सारा पैसा लूट के कहाँ पे ले जा रहे थे, ये इंग्लैंड में, है ना। यानी ये तो बिल्कुल ही एबसेंट है यहाँ पे इंडिया में तो इंडिया की भलाई के लिए तो ये काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुगल्स किया करते थे, मुगल्स देखो, चलो ठीक है, वो यहाँ पे इंडिया के लोगों से टैक्स लेते थे, लेकिन उस टैक्स का ये इस्तेमाल कहाँ पे करते थे, सड़कें बनाने में करते थे ना, लोगों की भलाई के लिए करते थे, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिश तो ये लोगों की भलाई के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सारा पैसा कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये तो इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं ना, हमारा इंडिया गरीब होते जा रहा है। तो ये बातें हजम नहीं होती हैं किसके, इंडियन से। और यही सोचते हैं अभी तो हमने क्या करना है भाई, इसको सारा की सारी जो ये हमारी वेल्थ है ना, ये दूसरे देश में लेके जा रहे हैं, इसको भी छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है। इनको मारना है हमने, इनको हमारे इंडिया से भगाना है, ठीक है। तो बच्चे ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाई की पॉलिटिकल कॉज में, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में हमने किसके बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल कोर्स में हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह है, ठीक है, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब है, ठीक है, और एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश है, ठीक है। और बच्चे जो ये पॉलिटिकल कॉजेस में नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो रिलीजियस कॉजेस, ठीक है। बच्चे सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या है, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सारे दे रखे हैं, ठीक है। सोशियो बच्चे जो हमारा 1857 का विद्रोह है, ये क्यों हुआ था, ठीक है, उसके कुछ कारण थे ना, उसमें पॉलिटिकल कॉजेस थे, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो आप पिछली वीडियो को पैक करके देख सकते हो। दूसरा कारण क्या था, ये 1857 का विद्रोह क्यों होता है ना, उसका कारण था सोशियो रिलीजियस कॉजेस, ठीक है। सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या थे कि इन्होंने हमारी जो धार्मिक, हमारी जो फीलिंग्स थी, धार्मिक हमारी जो आस्थाएं थी, ठीक है, उनमें इन्होंने क्या कर दिया था, इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि बच्चे जो पहले ना यहाँ पे हिंदू जो हमारा जो रिलीजन था ना, उनमें ना एक ये प्रथा थी, ठीक है, एक प्रथा थी कि अगर मान लो किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो औरत थी ना, उसको भी जिंदा जलाया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसी प्रथा को बोलते हैं सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा, इस प्रथा को कहा जाता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था, तो उसकी पत्नी को ना जिंदा ही उसकी चिता पे क्या क्या दिया जाता था, जला दिया जाता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, इनका विरोध किया, ठीक है, कि भाई आप क्या कर रहे हो, अनपढ़ गुबार हो आप लोग, ठीक है। एक चलो ठीक है, आपके जो उसका हस्बैंड डेथ होगी, आप एक जो जीवित जो उसकी वाइफ है उसको जला देते हो। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अभी इनको रोकते हैं, है ना,
जब ये एक और काम करते हैं ब्रिटिशर्स कि जो पहले जो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी ना, तो वो पहले दोबारा मतलब मैरिज नहीं कर सकती थी, है ना। तो ये 1856 में एक और ये कानून लेके आते हैं जिसको बोलते हैं विडो रीमैरिज एक्ट, है ना, 1856 में। इसके थ्रू क्या था कि जो लोग थे ना, है ना, विडो थी, वो मैरिज कर सकती थी, यानी कि किसी हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो दोबारा क्या कर सकती है, मैरिज कर सकती थी, है ना। तो देख रहे हो आप कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, पहले ये हमारी जो रीति रिवाज थे उनमें ये क्या नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं करते थे, लेकिन अभी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर इन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, इसीलिए ये ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और सोशल रिलीजियस में कॉज में क्या था कि ये जो मॉडर्न चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं ना ब्रिटिशर्स, है ना, ये ना लोगों को शक होने लगता है कि भाई ये जो मॉडर्न चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये हमें गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। कि जैसे कि इन्होंने टेलीग्राफ यहाँ पे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, टेलीग्राफ, है ना। अगर टेलीग्राफ आपको पता होगा कि ये टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ के लिए पोल लगाने पड़ते हैं, ये पोल है ना, ताकि मैसेज के थ्रू ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक जा सके। तो ये पोल लगाए थे ना, तो लोगों ने, क्योंकि लोग इतने इंडिया में पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे बिल्कुल, ठीक है, उनको समझ बहुत ही कम थी। उन्होंने सोचा भाई ये ब्रिटिशर्स है ना, ये यहाँ पे जो ये पोल लगा रहे हैं ना, ये किसके लिए लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ताकि लोगों को फांसी देने के लिए, है ना। तो देख रहे हो आप यहाँ पे लोग यहाँ पे कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि रेलवे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ना ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये सोच रहे थे कि जो हमारे इंडियंस थे, ये सोच रहे थे, बेचारे अनपढ़ तो थे, ये सोच रहे थे कि जो रेलवे से इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ना, भाई ये तो डिब्बे हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है, यहाँ पे गोरे अलग से बैठा करेंगे और जो इंडियंस है अलग से, इससे जो क्या होगा, ये हमारे पे रूल करेंगे, हमारे पे कब्जा करेंगे, ठीक है। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा और क्या किया इन्होंने कि लोग इनके खिलाफ हो गए, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बच्चे ये है कि जो ब्रिटिशर्स से काफी ज्यादा गोरे चिट्टे थे, ठीक है, और जो इंडियंस थे बेचारे सांवले कलर के थे, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो अपने आप को क्या मानते थे कि भाई हम सुपेरियर हैं, हम गोरे हैं, हमें गॉड ने भेजा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी कल्याण करेंगे इंडियंस का, यानी मार मार के कल्याण। भाई ये कौन सा कल्याण हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंसल्ट करते। तो ये जो इंसल्ट करने वाली बात थी ना, इंडियन को ये मारा करते थे, टॉर्चर किया करते थे ना, और ये पब्लिक में कहीं भी मतलब ये मारना स्टार्ट कर देते थे, बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो ये बात लोगों के हद में नहीं होती, इसलिए जो लोग होते हैं इनके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो बच्चे, बहुत ही ज्यादा जो ब्रिटिशर्स थे ना उस टाइम पे, जो करप्शन थी ना, है ना, बहुत ही ज्यादा थी। यानी जो वहाँ पे पुलिस थी ना, खासकर पुलिस, है ना, जो उसके छोटे अधिकारी हुआ करते थे पुलिस में, वो बहुत ही ज्यादा रिश्वतखोर थे, है ना। सपोज करो यहाँ पे टू कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है, कम्युनिटी ए और बी के बीच में, है ना, कम्युनिटी ए और बी के बीच में फाइट हो रही है, और कम्युनिटी ए क्या है, काफी ज्यादा रिच है ना, रिच है। कम्युनिटी क्या है, ये बी, कम्युनिटी बी क्या है, बहुत ही ज्यादा बेचारे गरीब बंदे हैं। तो ये ए वाले क्या करते थे, ये पुलिस को पैसा देते थे, और ये पुलिस की किसकी तरफ अभी कहेगी, कम्युनिटी ए की तरफ, है ना, यानी इन लोगों की तरफ ये ज्यादा बोलते थे। और बी बेचारे जो कि गरीब थे, ये इनका शोषण होता था, है ना, इनको मारते थे बेचारे, जमीनें इनकी हड़प लेते थे। तो ये सारा कुछ होता था, है ना। तो ऐसे करप्शन बहुत ज्यादा थी। ऐसे क्या थे, जो गरीबों को बहुत ही ज्यादा दबाए जाते हैं, ऑपरेशन ऑफ द पोर, है ना, जैसे कि ये मैं बता चुका हूँ, इनको फ्लॉगिंग किया गया। फ्लॉगिंग मतलब पब्लिक में मारना, इनको टॉर्चर किया जाता था, इनसे जो जमीनों का रेंट लिया करता था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेंट ले रहे हैं, इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, सोशल रिलीजियस कॉजेज में आ जाते हैं, है ना। और एक एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज से बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे कि जो इंग्लैंड से ना लोग चल के कहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, किसके लिए, ताकि जो इस्लाम रिलीजन है ना उसको खत्म कर दें, है ना। और कौन सा यहाँ पे रिलीजन स्टार्ट किया जाए, क्रिश्चियन रिलीजन है, उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ना उस टाइम पे जो क्रिश्चियन रिलीजन था बहुत ही ज्यादा कम था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा, ब्रिटिशर ने, कि अभी हम क्या करते हैं कि अपना रिलीजन को फैलाना स्टार्ट कर दें, ताकि जो हमारा रिलीजन है वो पूरे वर्ल्ड में फैले, ठीक है। इसके लिए ये क्या कर देते हैं कि जो मूर्तियों की पूजा करना बंद कर देते हैं, है ना। ये सिखों को, जो इस्लाम होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उनको जबरदस्ती से ये क्रिश्चियन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या थी, उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ याद रखना है आप लोगों ने। और क्या रीजन थे इसमें, जो जैसे कि फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, है ना, जैसे कि यहाँ पे जो
ब्रिटिशर्स ने ना, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ये अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। स्कूलों में सबसे पहले 1829 में इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कोलकाता में, मद्रासा करके, अगर आपको पता होगा, जैसे कि हमारे स्कूल होते हैं ना ये, तो ऐसे मुस्लिम के लिए मद्रासा होते हैं, मतलब मद्रासा मतलब स्कूल टाइप ही होते हैं जहाँ मुस्लिम बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना। जब भी इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती है ना, तो हमारे इंडिया के लोग ना ये सोचते हैं भाई ये जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी होगा, अपने यहाँ पे उर्दू हो गया ना, ये तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी जो इंग्लिश अगर बढ़ेगी है ना, इससे क्या होगा, इससे जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे और वो किसके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। यानी लोगों का फिर से क्या होगा, शोषण होगा, और हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो ये धार्मिक आस्थाएं हैं, ये सारी क्या होंगी, हट होंगी, है ना। इसके लिए बच्चे ये क्या करते हैं, और ये सोशल रिलीजियस में लोगों की फीलिंग कैसे हर्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो फीलिंग तब हर्ट होती है जब ये टेम्पल्स में ना, गुरुद्वारों पे या फिर जो जो मस्जिद होते हैं ना, इन पे क्या लगाना स्टार्ट कर देते हैं, टैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी बच्चे आप लोगों को पता होगा कि जो अंग्रेजों से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, पहले यहाँ पे मुगल्स रहा करते थे। चलो मुगल्स देखो यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो हमारे मस्जिद गुरुद्वारे थे उन पे टैक्स नहीं लगाया। ये अंग्रेजी पहले बंदे थे जिन्होंने हमारे धार्मिक संस्थाओं पे, गुरुद्वारों पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, मस्जिदों पे टैक्स लगाना कर दिया स्टार्ट, ठीक है। अभी बच्चों टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये लोगों को ना ये बात हजम नहीं होती है, भाई ये तो हमारे रिलीजन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, हमारे गुरुद्वारे पे टैक्स लगा रहे हैं, मस्जिद पे टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। और क्या था, और इसका जो बैड इफेक्ट क्या पड़ा, कि जो सपोज करो यहाँ पे टेम्पल था ना, ये टेम्पल था, तो पहले ना टेम्पल की जो देखभाल करने के लिए है ना, कोई कोई फैमिली यहाँ पे बैठ जाती थी, कि सपोज करो 4-5 मेंबर किसी फैमिली के बैठ गए यहाँ पे, है ना, तो उनका जो खर्चा था ना उस फैमिली का, तो सारा के सारा किसी सिर पे चलता था वहाँ पे। मान लो दान वगैरह देते थे ना लोग, तो उनके सिर पे चलता था ना। अभी जो टेम्पल वगैरह, जो मस्जिद वगैरह है, ये अगर लोगों के नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर इन्हीं पे टैक्स, तो ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे ना, जो यहाँ पे डिपेंडेंट थे, जो मस्जिद गुरुद्वारों पे, ठीक है। तो इसलिए लोग इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं, और किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 1857 का विद्रोह में, ठीक है। और क्या था, ये एक और ये कानून लेके आते हैं जिसका नाम क्या है, द रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट ऑफ 1850, ठीक है। बच्चे जो डिसएबिलिटी एक्ट था, इसमें क्या था कि जो अभी जो लोग थे ना, वो किसी भी जो रिलीजन जो हिंदू थे ना, वो अभी किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते थे, अडॉप्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर हिंदू किसी रिलीजन को भी अडॉप्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी ना वो किसी भी रिलीजन के पास में जा सकती थी, ठीक है। तो बच्चे आपने देखा कि हम जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, उसमें हम पोलिटिकल कोर्सेज पढ़ चुके हैं, हम सोशियो रिलीजियस कोर्सेज, यहाँ पे ये सारे सोशियो रिलीजियस कोर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप इनको एक बार, ठीक है, रिवाइज करके, ताकि आप लोगों को ये तैयार हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हम पढ़ते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है ना, उसमें जो हम कारण पढ़ रहे हैं कि वो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। ओके, उसमें हमने पहले पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में डिस्कस किया, है ना, फिर हमने सोशियो रिलीजियस कॉजेस के बारे में डिस्कस किया, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में, ठीक है। तो बच्चे इकोनॉमिक कॉजेस है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।